यही है इंडिया का फास्टेस्ट 4G, पर बेस्ट बन रहा है और भी बेहतर, जिससे आप स्पीड से बढ़ो। वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसके करीब 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनी आज एक बड़े कर्ज में डूबती जा रही है, जहां कंपनी के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अपने सब्सक्राइबर तेजी से लूज करती जा रही है। अगर हम सितंबर 2022 में देखें तो वोडाफोन आइडिया ने करीब 40 लाख सब्सक्राइबर लूज किए, वहीं जियो ने करीब 7.25 लाख सब्सक्राइबर गेन किया। इस कंपनी के पास वो सब कुछ था जो इसे नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बना सकती थी, लेकिन जियो के आने के बाद मार्केट का सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो अगर आपको ये लगता है कि जियो ने इसको मार्केट से बाहर किया, तो ऐसा नहीं है। वोडाफोन आइडिया अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से मार्केट से आज लगातार बाहर होती जा रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम वो सब गलतियां जानने की कोशिश करेंगे जिस वजह से आज वोडाफोन और आइडिया पूरी तरीके से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं अपना प्रेजेंस बनाए रखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो वोडाफोन और आइडिया भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स में से एक थे साल 2016 तक, जहां एयरटेल नंबर 1 पे था, वहीं वोडाफोन और आइडिया सेकंड और थर्ड पोजीशन पे थे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। लेकिन जियो के आने के साथ ही मार्केट के सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो गया, जहां जियो ने अपने एंट्री के साथ ही अपनी सारी सर्विसेज पूरी तरीके से फ्री कर दी कुछ महीनों के लिए, और इसके बाद तुरंत कस्टमर्स एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन छोड़ के जियो की तरफ जाने लगे, क्योंकि जियो के सर्विसेज बिल्कुल फ्री थे। और इसके कुछ महीनों बाद जब जियो ने अपने चार्जेस लेना शुरू किया तो उन्होंने कॉलिंग बिल्कुल फ्री रखी, और वहीं उन्होंने डेटा पे अपने चार्जेस काफी ज्यादा मिनिमम कर दिए, जिस वजह से इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज पूरी तरीके से फेल होने लगी अपने चार्जेस मेंटेन करने में। जियो के 4G सर्विसेज के सामने इनके कोई भी राइवल कंपनीज इनके सामने टिक नहीं पा रही थी। और इसके बाद इंडिया में जहां एक समय में 12 टेलीकॉम कंपनीज थी, उनमें ज्यादातर कंपनीज या तो किसी कंपनी से मर्ज हो गई या तो उन्होंने अपनी कंपनीज बेच दिया, और आज भारत में सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनीज बच गई हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। जहां जियो और एयरटेल काफी तेजी से अपने सब्सक्राइबर गेन करते जा रहे हैं, वहीं वोडाफोन और आइडिया काफी तेजी से अपने सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं और अपना मार्केट में प्रेजेंस खोते जा रहे हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वोडाफोन आइडिया खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने इस फॉल के लिए। इस फॉल को समझने के लिए हमें 2 टर्म समझना बहुत जरूरी है, एक लाइसेंसिंग फीस और दूसरा स्पेक्ट्रम चार्जेस। जहां हमारे फोन में जो भी सिग्नल आया करता है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू आया करता है, जिसमें कंपनीज को अपने लाइसेंस लेने के लिए कुछ फीस देना होता है, और इसके साथ ही उनको एडिशनल स्पेक्ट्रम चार्जेस देने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। साल 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद सारे प्राइवेट प्लेयर्स को टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मिल गया, लेकिन उस समय इंडिया में लाइसेंस चार्जेस और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम इतने ज्यादा महंगे हुआ करते थे कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर इंडिया में एंट्री नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से पूरा इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन मार्केट एकदम पीछे रह जा रहा था। जिस वजह से साल 1999 में गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इस मॉडल को चेंज किया और यहां पे उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब यह था कि अब सारी कंपनियां गवर्नमेंट से लाइसेंस ले सकती हैं और साल के अंत में जो उनका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू होगा उसमें से कुछ परसेंट वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देंगी, जिस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री लेना काफी ज्यादा इजी हो गया और उनको कोई हैवी अमाउंट पे नहीं करना था गवर्नमेंट को। लेकिन यहां पे भी सारी कंपनीज के लिए एक बड़ा बर्डन क्रिएट हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना था कि एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू जो होगा उसमें कंपनीज के सारे तरीके के रेवेन्यूज जोड़े जाएंगे, चाहे वो सर्विसेज से आए हो या नॉन सर्विसेज से आए हो या कंपनीज को जो भी एसेट हो वो सब उनके रेवेन्यूज में इंक्लूड होंगे, और उसमें से कुछ परसेंट कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होगा। लेकिन सारी कंपनीज का ऐसा कहना था कि वो जो भी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं सिर्फ उन्हीं रेवेन्यू में से गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए, और यहां पे एक बड़ा फाइट क्रिएट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कंपनीज के बीच में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के डेट में इन्वेस्टमेंट एक सबसे जरूरी चीज हो गई है किसी भी इंसान के लिए, और अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ किया करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमें एक अच्छे एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए, और उसके लिए मैं आपको आज एक ऐप रेफर करना चाहता हूं, तेजी मंडी। तेजी मंडी एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। तेजी मंडी एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो आपको दिया करते हैं, जिसमें 15 से 20 एक्टिव स्टॉक्स का आपको पोर्टफोलियो होता है, और उसमें बताया जाता है कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कितना पैसा किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और उसका रीजन भी बताया जाता है। बस आपको अपने डीमैट अकाउंट से तेजी मंडी को लिंक करना है और सिर्फ एक क्लिक में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तेजी मंडी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सहायक कंपनी है, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है रामदेव अग्रवाल और इसके फाउंडर है वैभव अग्रवाल। ये कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है, इसलिए इन पे ट्रस्ट भी किया जा सकता है। मार्केट को ध्यान रखते हुए अगर हम तेजी मंडी की बात करें तो उसने कई बार निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया हुआ है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इनके फ्लैगशिप पोर्टफोलियो ने अब तक करीब 35% का रिटर्न दिया है, और उनके मल्टीप्लायर ने करीब 51% का रिटर्न दिया है। ये टाइम टू टाइम रीबैलेंस भी करते रहते हैं। रीबैलेंस के जरिए तेजी मंडी आपके पोर्टफोलियो को मार्केट के अनुसार अप टू डेट रखता है। बैलेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की फ्लैगशिप करीब 25,000 रुपए से स्टार्ट होती है, और इनका सब्सक्रिप्शन प्लान सिर्फ 99 रुपए का है अगर आप 12 मंथ का लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 25,000 से 25 लाख के बीच में आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करिए, आपको सिर्फ एक सेम फीस देना है इनका।
इसके साथ ही तेजी मंडी ने अपना एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो भी बनाया है, जिसको आप इनके ऐप पे जाके देख सकते हैं। तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से जाके इनको चेक कर सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट करना आज ही शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो पे वापस आते हैं। और इसके बाद ये मुद्दा कोर्ट में जाता है, जिसका फैसला साल 2019 में कोर्ट ने सुनाया कि कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यूज में उनके सारे तरीके के चार्जेस, सर्विसेबल और नॉन सर्विसेबल सब जोड़े जाएंगे और उसमें से ही गवर्नमेंट को शेयर मिलेगा। तो अब हर कंपनीज के सामने एक बड़ा बर्डन आ गया कि साल 1999 में जब गवर्नमेंट ने ये मॉडल लाया था, वहां से लेकर 2019 तक 20 सालों में जितने भी कंपनीज ने अपने खर्च किए हैं, उन सब रेवेन्यूज को जोड़ के उन्हें अब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसका मतलब था कि सारी कंपनीज को करीब 1.65 लाख करोड़ ड्यूज हो गए गवर्नमेंट को देने के लिए। और वहीं वोडाफोन आइडिया को यहां पे करीब 59,236 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना था। अब वोडाफोन आइडिया जहां पूरी तरीके से जियो के सामने स्ट्रगल कर रही थी, अब उनको ये एक बड़ा डेट अमाउंट गवर्नमेंट को भी देना था, जिस वजह से अब उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता गया। जियो के मार्केट में आने से पहले वोडाफोन और आइडिया एयरटेल के बाद दूसरे और तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स थे और उन्होंने मार्केट में अपने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे काफी ज्यादा पैसे खर्च किए और यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्केटिंग पे कई सारे पैसे लगाए। इसके साथ ही कंपनी ने अपने पूरे इंडिया में एक्सपेंशन पे काफी ज्यादा पैसे खर्च किए और उन पैसे को अरेंज करने के लिए कंपनी ने बैंकों से काफी बड़े बड़े कर्ज लिए थे। अगर हम साल 2011 का आइडिया का सिर्फ अगर हम डेट देखें तो करीब 12,070 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2016 तक करीब 40,541 करोड़ रुपए हो गया। और यही सेम सिचुएशन वोडाफोन के साथ भी थी, उनकी भी लायबिलिटीज काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ गई थी। और जब 2017 में दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ, उस समय जो रिजल्टेंट बैलेंस शीट थी उसमें दोनों कंपनियों के डेट काफी ज्यादा थे, जिस वजह से बैंक इनको लोन देने से बिल्कुल मना करने लगे। और जब टेक्नोलॉजी इन्हें अपग्रेड करनी थी जियो के सामने सर्वाइव करने के लिए, उस समय इनको कहीं से लोन मिल नहीं रहा था। और आज अगर हम उसका रिजल्ट देखें तो इनका सब्सक्राइबर बेस लगातार आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। टेलीकॉम बिजनेस एक काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसमें काफी सारे पैसे लगाने होते हैं। यहाँ पे कंपनीज को अपने नए स्पेक्ट्रम परचेस करने के लिए और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, और तीसरी चीज अपने एक्सपेंशन के लिए कंपनीज को काफी बड़े फंड चाहिए होते हैं। अब उस फंड को रेस करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप डेट से अपने फंड्स रेस करिए या फिर आप अपने इक्विटी से करिए। यहाँ पे जियो के आने के बाद मुकेश अंबानी को भी कई सारे फंड्स की जरूरत थी अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, जिसके लिए कंपनी ने डेट का सहारा नहीं लिया, उन्होंने इक्विटी के थ्रू अपनी कंपनी को ग्रो करने की कोशिश किया। मुकेश अंबानी ने जियो के करीब 9.99% स्टेक फेसबुक को बेच दिए करीब 43,574 करोड़ में, जो कि ये काफी हाई वैल्यूएशन पे इन्होंने सेल किया। इसके साथ ही इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर 21 के बीच में अपने ऊपर बढ़ रहे सारे डेट को इन्होंने खत्म कर दिया। अब यहां पे मुकेश अंबानी की अगर हम स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें तो ये इस समय अपने पूरे डेट को क्लोज कर चुके हैं और आने वाले टाइम में अब कंपनी को जब भी बड़े फंड की रेस करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय बैंक भी इनको लोन देने को किसी भी अमाउंट में तैयार होंगे। और इसके साथ ही अगर अपने ये इक्विटी सेल करते हैं, उस समय भी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे अपना बहुत थोड़ा स्टेक सेल कर सकती है। और यही गलती वोडाफोन आइडिया ने किया, उन्होंने डेट के थ्रू अपने फंड रेस किए और मुकेश अंबानी ने इक्विटी के थ्रू अपने फंड रेस करने की कोशिश किया। और इसीलिए आप देख सकते हैं जियो टॉप पे है और वहीं वोडाफोन और आइडिया पूरी तरीके से मार्केट में स्ट्रगल करता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया का अगर हम करंट सिनेरियो समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में से कुछ स्टेक खरीदना चाहती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि जब तक कंपनी के शेयर प्राइस 10 रुपए या उसके ऊपर न चले जाए तब तक कोई भी एक्विजिशन नहीं होगा। और इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया को करीब जो 16,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देने हैं वो पूरी तरीके से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके बाद गवर्नमेंट के करीब 33% स्टेक हो जाएंगे वोडाफोन आइडिया में। और वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स के जो 74.99% स्टेक है वो घट के करीब 50% पे आ जाएंगे। इससे वोडाफोन आइडिया के डेट कुछ हद तक कम होंगे, लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर 2,20,000 करोड़ से ऊपर का डेट बचा रहेगा। और अब कंपनी को फिगर आउट करना है कि वो ये इस डेट को कैसे रिड्यूस करती है। इसके साथ ही कंपनी को आज की डेट में जरूरत है अपने स्पेक्ट्रम को अपडेट करने की, क्योंकि 5G अभी शुरू हो चुका है इंडिया में और अगर उनको इंडिया में आने वाले टाइम में सर्वाइव करना है तो उन्हें 5G के ऑपरेशंस करने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो लगातार अपने सब्सक्राइबर्स लूज करते जाएंगे। इस समय वोडाफोन आइडिया के सामने अब दो ही सिचुएशन है, या तो वो किसी भी तरीके से मार्केट से फंड रेस करे, क्योंकि कोई भी बैंक उनको इस समय लोन देने को तैयार नहीं है, और अगर वो फंड नहीं रेस करते हैं तो या तो उन्हें मर्ज करना पड़ेगा जियो या एयरटेल के साथ, या फिर उनको अपनी बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो इस समय फंडिंग की बहुत ही खास जरूरत है वोडाफोन आइडिया को, नहीं तो वो मार्केट में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी है। इसके साथ ही उनको इंडिया में और अच्छे से एक्सपेंशन करना है, क्योंकि जियो के आने के बाद से ज्यादातर कस्टमर जियो की तरफ जा रहे हैं या फिर वो एयरटेल की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है वोडाफोन और आइडिया के लिए, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। साथ ही
कि आप इनका नेटवर्क कनेक्शन बताइए कि इनका नेटवर्क कैसा आपके एरिया में आया करता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि हम इस वीडियो के थ्रू इंडिया में एक स्टार्टअप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में स्टार्टअप शुरू करें। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आपका एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम तेजी से इंडिया में ग्रो कर सके। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आप कमेंट ऑप्शन में लिख कर जरूर बताइएगा आपने बिजनेस में क्या सीखा इस वीडियो के थ्रू, और मिलेंगे अगली वीडियो में हम फिर से।